आपने कभी भी क्रॉस कंट्री का सफ़र किया है? आप जानते हैं कि सड़क पर खाने के लिए जगह ढूंढना कितना कठिन है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है, संस्कार और भी कम होते जा रहे हैं। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को देवताओं की प्रार्थना करते हुए पाते हैं, लेकिन भाग्य इस तरह से काम नहीं करता है और इसलिए आपको अगले प्रतिष्ठान तक पहुंचने के लिए अल्टोइडिस के आधे भक्षण वाले टीम के ग्लोबॉक्स की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पुराने दिनों में हमारा देश सिर्फ ट्रायल बेच ही था। उस समय दूसरे पड़ाव पर पहुंचना आसान नहीं था। शुरुआती दिनों के दौरान यदि आपने शिकार नहीं किया तो आप भूखे रह जाएंगे और उस समय कई मामलों में भोजन के लिए अधिक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। क्या आप जानते हैं, नरभक्षण का एक विशेष मामला 1999 की हॉरर फिल्म रेवेन्यूज में दिखाया गया था, जो कि अल्फ्रेड गेजर पेकर की कहानी थी। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अल्फ्रेड पेकर का जन्म 21 जनवरी 1842 को पेंसिल्वेनिया के एलेघेनी काउंटी में जेम्स पेकर और एस्थर गाइनर के परिवार में हुआ था। उनके परिवार ने 10 साल बाद लैंग्रेज काउंटी इंडियाना में स्थानांतरित कर दिया, जहां जेम्स को कैबिनेट निर्माता के रूप में काम मिला। 1862 में 20 वर्ष की आयु में अल्फ्रेड अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान केंद्रीय सेना की 16वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गए, लेकिन 8 महीने बाद ही उन्हें सम्मानजनक रूप से छुट्टी दे दी गई क्योंकि उन्हें मिर्गी थी। 1863 में उन्होंने 8वीं आयोवा कैलेवरी में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन 1 साल बाद उनकी मिर्गी के कारण फिर से उन्हें छुट्टी दे दी गई। बाद में अल्फ्रेड रॉकी पर्वत पर चले गए, जहां उन्होंने अगले 9 वर्ष तक खदानों में काम किया। 1873 में अल्फ्रेड ने सोने की खोज करने के लिए कोलोराडो के ब्रेकिंगजरीज की अगुवाई में बॉब मैक्रून के नेतृत्व में 21 लोगों की पार्टी में शामिल हुए। अभियान ने इसे मॉन्ट्रो कोलोराडो के रूप में बनाया, जहां उन्होंने मुख्य यूए के नेतृत्व में एक ऊँटे जनजाति के साथ शिविर स्थापित किया। प्रमुख ने पुरुषों को सलाह दी कि वे सर्दी में अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। हालांकि मैग्रे के कई लोग बेचैन हो गए। वे पास के एक सरकारी मवेशी शिविर में शरण लेना चाहते थे। ओडी, लाउड सेनाइजर और 3 अन्य लोग आगे की ओर बढ़े और अल्फ्रेड भी उनके साथ गए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार लाउड सेनाइजर ने अल्फ्रेड पर बंदूक क्यों तान दी और उन्हें क्यों चेतावनी दी कि अगर वह वापस नहीं गए तो परेशानी होगी, जिसके द्वारा अल्फ्रेड शिविर में लौट आए। 1 हफ्ते बाद अल्फ्रेड एक अन्य समूह में शामिल हो गए जो लॉस पिनोस इंडियन एजेंसी में रहने की तलाश कर रहे थे। 5 पुरुषों से बना समूह 9 फरवरी 1874 को 10 दिनों के लिए पर्याप्त प्रावधानों के साथ बाहर निकला। वे भारतीय एजेंसी में कभी नहीं पहुंचे और जल्द ही गुम होने की लिस्ट में शामिल हो गए। 16 अप्रैल 1874 को अल्फ्रेड लॉस पिनोस इंडियन एजेंसी के पास एक सराय में दिखा। वह दिखने में बहुत फिट लग रहे थे। हैरानी की बात तो यह थी कि वह उन 5 पुरुषों के बिना पहुंचे जिनके साथ वह गए थे। प्रेस्टन न्यूटर मैक्रोक्यू के मूल समूह का एक सदस्य अल्फ्रेड को पहचानने वाला पहला था। जब न्यूटन ने अपने लापता 4 साथियों के बारे में पूछा तो अल्फ्रेड ने उसे बताया कि समूह ने उसे पीछे छोड़ दिया है। लॉस पिनोस में थोड़ी देर रुकने के बाद अल्फ्रेड पेंसिल्वेनिया लौटने के लिए तैयार थे। उन्होंने न्यूटन को पास की एक चौकी पर पहुंचाया ताकि वह अपनी यात्रा के लिए आपूर्ति चीजें खरीद सके। गियर अप करने के लिए अपनी यात्रा के दौरान न्यूटन ने देखा कि अल्फ्रेड अपने ग्रुप के एक सदस्य के चाकू का उपयोग कर रहे थे। अल्फ्रेड की कहानी पर न्यूटन को तुरंत संदेह होने लगा। जब अल्फ्रेड ने आपूर्ति पर सैकड़ों डॉलर को ढूंढना शुरू किया तो न्यूटन को और भी अधिक संदेह हुआ। व्यापक और उत्तेजित न्यूटन अल्फ्रेड को फांसी देने के लिए तैयार था। पूछताछ के बाद अल्फ्रेड ने अपना पहला बयान दिया। अल्फ्रेड के अनुसार जब खाना खत्म हुआ तो सबसे पहले इजराइल स्वान मरने वाला था, इसलिए बाकी ग्रुप ने फिर उसे खा लिया। 5 दिन बाद जेम्स हम्फ्रे की मृत्यु हो गई और वह भी शिकार हुआ। थोड़े समय बाद विल्सन बेल ने जॉर्ज गुन को गोली मार दी और आत्मरक्षा के लिए अल्फ्रेड ने बेल को गोली मार दी। इसके बाद अल्फ्रेड लॉस पिनोस के लिए रवाना होने से पहले पैसे और आपूर्ति के साथ साथ मांस से संबंधित मृतकों की संपत्ति पर छापा मारा। कानून अल्फ्रेड को मानने में आनाकानी कर रहा था, लेकिन अपनी कहानी को पुष्ट करने के लिए अल्फ्रेड उन्हें पार्टी के शिविर स्थल पर ले गए। साइट पर वापसी की यात्रा के दौरान अल्फ्रेड उत्तेजित हो गए और उसके साथ आए एक कांस्टेबल पर हमला कर दिया। अल्फ्रेड को तुरंत जेल में बंद कर दिया गया। क्लिंक में एक संक्षिप्त समय के बाद
जो सिर्फ एक लॉक केबिन था, अल्फ्रेड ने आसानी से अपना पलायन किया। 11 मार्च 1883 को चेन व्योमिंग में अल्फ्रेड को पकड़ा गया। अल्फ्रेड को एक और बयान देने के लिए कहा गया। इस बार उन्होंने दावा किया कि बेल ने शिविर में सभी की एक ही बार में हत्या कर दी थी जब वह जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। उसकी कहानी में बदलाव अल्फ्रेड को पूर्व निर्धारित हत्या के लिए दोषी ठहराने और उसे मौत की सजा देने के लिए काफ़ी था। फिर 1885 में कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। 1886 में अल्फ्रेड को मैन्सलॉथ के 5 मामलों में दोषी ठहराया गया और 40 साल की सजा सुनाई गई। इन वर्षों में अल्फ्रेड पैकर के जीवन को पूर्वोक्त फिल्म रेवेन्यूज के अलावा कई बार चित्रित और संदर्भित किया गया। 1964 में फिल ओच नामक एक लोक गायक ने द बैलाड ऑफ अल्फ्रेड पैकर लिखा और प्रदर्शन किया। 1990 में डेथ मेटल बैंड कैमिनल कॉर्पस ने अपना पहला एल्बम ईटन बैक टू लाइफ टू पैकर समर्पित किया, जिसे उन्होंने पहला अमेरिकी नरभक्षक कहा। 1901 में अल्फ्रेड को पैरोल दिया गया था। उन्होंने डेनवर पोस्ट में 23 अप्रैल 1907 को दयालुता से गुजारने से पहले एक गार्ड के रूप में काम किया। यह अफवाह थी कि वह जेल से रिहा होने के बाद शाकाहारी बन गए और अपनी मृत्यु तक ऐसे ही रहे।